एक गुप्त डिफेंस डील ने रातों रात पावर बैलेंस हिला दिया है। एक तरफ $100 अरब से ज्यादा के छठ जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट्स पर दांव लगाए बैठे दिग्गज देश, दूसरी तरफ इंजन टेक्नोलॉजी पर अपनी पकड़ ढीली न करने की जिद। और ठीक इसी मोड़ पर अचानक एक भारतीय प्राइवेट कंपनी और दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित इंजन निर्माता कंपनी के बीच हुई डील ने खेल के सारे समीकरण बदल दिए हैं। जो टेक्नोलॉजी अब तक सिर्फ फाइलों और बंद कमरों की मीटिंग्स में छुपाकर रखी जाती थी, वही अब भारत की ओर झुकती दिख रही है। और यही वजह है कि आज पेंटागन से लेकर यूरोप के डिफेंस कॉरिडोर्स तक सबकी नजरें एक नाम पर अटकी हैं। दोस्तों, क्या रिलायंस और रोल्स रॉयस ने जो इंजन की डील की है, उसने रातों रात अमेरिका के पेंटागन और फ्रांस के सफरान मुख्यालय के अंदर हड़कंप क्यों मचा दिया है? $100 बिलियन का अपना सबसे घातक छठ जनरेशन प्रोजेक्ट फ्रांस आखिर भारत की झोली के अंदर डालने के लिए क्यों बेताब हो उठा है? क्या इमानुएल मैक्रों सच में भारत को ग्लोबल सुपर पावर बना रहे हैं, लेकिन या इसके पीछे डसॉल्ट एविएशन का कोई बहुत बड़ा गेम छुपा है? वेरिएबल साइकिल इंजन, हथियारों की दुनिया का वो ब्रह्मास्त्र है जिसे अमेरिका अपने खास दोस्तों को भी नहीं देता है। आखिर फ्रांस उसे भारत के कदमों में रखने को क्यों मजबूर हो गया है? सोर्स कोड का वो खौफनाक सच क्या है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि तेजस, राफेल और एमका के बाद भारत सिर्फ कुछ हथियार खरीद रहा है, तो अगले कुछ मिनटों तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको छठ जनरेशन फाइटर जेट के असली इंसाइडर से अवगत करवाने वाला हूं। यह जंग जमीन या फिर पानी की नहीं है, बल्कि भविष्य के आसमान पर पूर्ण वर्चस्व स्थापित करने की है। यह रेस है छठ जनरेशन फाइटर जेट्स की, और इस पूरी ग्लोबल रेस के केंद्र में आज एक ऐसा देश आकर खड़ा हो गया है जिसने दुनिया के सबसे बड़े रक्षा दिग्गजों की नींदें उड़ा दी हैं। देश है अपना भारत। आज का भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन का किंग मेकर बन चुका है। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस सबकी निगाहें भारत के अगले कदम पर टिकी हैं। लेकिन दोस्तों, असली हंगामा तब मचा है जब भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम एमका यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन को लेकर एक ऐसी गुप्त और रणनीतिक चाल चली गई है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। रिलायंस और रोल्स रॉयस के बीच की जिस डील ने आकार ले लिया है, उसने फ्रांस के सैफरन और अमेरिका के जीई के एकाधिकार को सीधी चुनौती दे डाली है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी बिसात को समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि छठ जनरेशन फाइटर जेट आखिर क्या बला है और क्यों इसके लिए दुनिया के ताकतवर देश आपस में ही लड़ रहे हैं। तो छठ जनरेशन फाइटर जेट सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, यह पूरा का पूरा उड़ता हुआ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। 5 जनरेशन के फाइटर जेट्स जैसे अमेरिका का F-22 रैप्टर, F-35, रूस का Su-57, चीन का J-20 ये राडार से छुपने की कला और एडवांस्ड एवियोनिक्स के ऊपर काम करते थे। लेकिन दोस्तों, छठी पीढ़ी के जेट्स इससे कहीं आगे की दुनिया है। इनके अंदर कॉम्बैट क्लाउड होगा, यानी कि ये जेट्स अपने साथ ड्रोन्स का एक पूरा झुंड लेकर चलेंगे जिन्हें लोयल विंगमैन कहा जाता है। अगर दुश्मन का राडर या मिसाइल्स लॉक होती हैं, तो पायलट खुद खतरे के अंदर आए बिना अपने एआई संचालित ड्रोन्स को आगे कर देगा। इसके अंदर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि लेजर वेपन्स होंगे, और सबसे खतरनाक चीज होगी वेरिएबल साइकिल इंजन, जो बिना आफ्टर बर्नर के लगातार सुपरसोनिक स्पीड यानी कि माख 2 की रफ्तार से सुपर क्रूज की ताकत देता है। अब दोस्तों, जरा भारत की स्थिति को देखिए। चीन जिस तेजी से अपने J-20 का बेड़ा विस्तार कर रहा है और J-35 जैसे नए स्टेल्थ फाइटर जेट्स के साथ ही J-36 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पर काम कर रहा है, पाकिस्तान की वायुसेना चीनी वेपनरी के दम पर खुद को आधुनिक बना रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना, जिसके पास स्वीकृत 42 स्क्वाड्रंस की तुलना में आज बहुत कम स्क्वाड्रंस बचे हैं, उसके लिए यह एक करो या मरो वाली स्थिति है। Su-30 MKI, जो पिछले 2 दशकों से भारत की रीढ़ रहा है, 2040 के दशक तक रिटायरमेंट की ओर बढ़ जाएगा। भारत का अगला एमका प्रोग्राम 5 जनरेशन का है, जिसे 2035 के आसपास इंडक्ट होना है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है दुनिया के रक्षा बाजार का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम। भारत को 6th जनरेशन की तकनीक चाहिए और यूरोप को अपना प्रोडक्ट बचाने के लिए भारत का पैसा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और स्केल चाहिए। लेकिन इस खेल के अंदर भारत ने जो चाल चली है, उसने पश्चिमी देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। किसी भी फाइटर जेट का दिल उसका इंजन होता है। इंजन बनाना दुनिया का सबसे जटिल इंजीनियरिंग वर्क होता है। दोस्तों, दुनिया में केवल 4 देश ऐसे हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, जिन्होंने पूरी तरह से भरोसेमंद और हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट इंजन खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए हैं। थ्रस्ट वाले फाइटर जेट इंजन बनाने में महारत हासिल की है। चीन ने भी इस तकनीक को चुराने और रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज के इंजनों जैसी विश्वसनीयता हासिल नहीं कर पाया है। भारत ने अपने तेजस मार्क
एक ए के लिए जीई का F4 104 इंजन और मार्क 2 के लिए जीई का ही F4 114 इंजन इस्तेमाल किया है। लेकिन दोस्तों जब बात एमका के मार्क 2 वेरिएंट की आती है जो पूरी तरह से स्टेल्थ और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी से लैस होगा, तो भारत को 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले एक बिल्कुल नए और एडवांस्ड इंजन की जरूरत है। लंबे समय तक यह माना जा रहा था कि फ्रांस की कंपनी साफ्रन, जिसने रफाल के 88 इंजन बनाए हैं, भारत के साथ मिलकर यह नया इंजन तैयार करेगी। वहीं अमेरिका भी अपने जीई इंजनों की वकालत कर रहा था, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो दिखता है वो होता नहीं है। अचानक से पर्दे के पीछे से ब्रिटेन की दिग्गज कंपनी रोल्स रॉयस ने रिलायंस के साथ मिलकर जो रणनीतिक चाल चली है उसने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। लेकिन अब यह समझते हैं कि यह डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इससे फ्रांस क्यों घबराया हुआ है, यह समझना बेहद जरूरी है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस दुनिया के सबसे बेहतरीन एविएशन इंजन्स बनाने के लिए जानी जाती है। भारत के रिलायंस के साथ इस गठजोड़ का सीधा मतलब है मेक इन इंडिया के तहत ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जहां न सिर्फ इंजन का उत्पादन हो बल्कि उसकी पूरी की पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर भारत के पास रहें। अमेरिका हमेशा से अपनी कोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में आनाकानी करता रहा है। अमेरिका के कड़े आईटीएआर कानून किसी भी देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बनने देते। फ्रांस टेक्नोलॉजी देने को तैयार था, लेकिन उसकी शर्तें और कीमत भारत के डिफेंस बजट पर बहुत भारी पड़ रही थी। रोल्स रॉयस और रिलायंस की यह डील भारत के लिए सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं है, यह एक सॉवरेन कैपेबिलिटी हासिल करने का कदम है। अब दोस्तों, अगर भारत अपने दम पर एक एडवांस्ड इंजन की कोडिंग, मेटलर्जी और टरबाइन ब्लेड सिंगल क्रिस्टल टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेता है तो भविष्य में भारत को किसी भी देश के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसी बात ने अमेरिका और फ्रांस दोनों की नींद उड़ा दी है। फ्रांस का पूरा गेम प्लान यह था कि वो भारत को साफ्रन के जरिए एमका के इंजन में उलझाकर अपने FCAS प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन इस डील ने फ्रांस के एकाधिकार वाले सपने को तोड़ दिया है। अब भारत के पास सौदेबाजी करने की अभूतपूर्व शक्ति आ चुकी है। अब दोस्तों, उस बड़े हंगामे की बात करते हैं जो यूरोप के अंदरूनी सत्ता के गलियारों में मचा हुआ है। यूरोप के अंदर 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर दो अलग अलग धड़े बन गए हैं और दोनों के बीच एक भयंकर कोल्ड वॉर चल रही है। पहला है FCAS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, जिसकी शुरुआत 2017 में फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने मिलकर की थी। इसे 2040 तक यूरोप की हवाई ताकत का चेहरा बनना था। इसके मूल में है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट या NGF। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में यह प्रोजेक्ट मौत के कगार पर पहुंच चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है फ्रांस की कंपनी डासॉल्ट एविएशन और यूरोपीय कंसोर्शियम एयरबस के बीच अहंकार और इंडस्ट्रियल कंट्रोल की भयंकर जंग। डासॉल्ट जो राफाल बनाती है, वो चाहती है कि पूरे प्रोजेक्ट की डिजाइन अथॉरिटी और पैटेंट्स उसके पास रहें। डसॉल्ट अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज, खास तौर पर न्यूक्लियर स्ट्राइक और कैरियर बेस्ड टेक्नोलॉजी जर्मनी को नहीं देना चाहती। वहीं जर्मनी और स्पेन का प्रतिनिधित्व करने वाली एयरबस का तर्क है कि अगर पैसा तीनों देश मिलकर लगा रहे हैं तो काम और तकनीक का बंटवारा भी बराबर होना चाहिए। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच बातचीत लगभग ठप हो चुकी है और यहीं से एक बहुत बड़ा खुफिया खेल शुरू होता है। जब डसॉल्ट और एयरबस के बीच विवाद चरम पर पहुंचा तो एयरबस ने समझ लिया कि यह प्रोग्राम किसी भी वक्त टूट सकता है। आंतरिक सूत्रों के मुताबिक एयरबस ने एक समानांतर रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और खामोशी से भारत की तरफ रुख कर लिया है। अब दोस्तों, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक एयरबस की खुफिया पेशकश यह है कि अगर FCAS प्रोग्राम टूटता है या डसॉल्ट अपना अलग रास्ता चुनता है तो एयरबस, स्वीडन की साब और भारत मिलकर एक नया 6th जनरेशन प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। भारत को इसमें सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि बराबरी की रणनीतिक साझेदारी मिल जाएगी। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि एयरबस भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, सॉफ्टवेयर टैलेंट, हाई एंड इंजीनियरिंग और भारतीय वायुसेना के भारी भरकम बजट को अपने पाले में करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, असली थ्रिलर तो अब शुरू होता है। डसॉल्ट भी शांत नहीं बैठा है। भारतीय नौसेना को भविष्य में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए एडवांस्ड फाइटर जेट चाहिए। डसॉल्ट ने भारत को यह लालच दिया है कि वो FCAS के तहत एक कैरियर केपेबल 6th जनरेशन जेट विकसित कर रहा है, क्योंकि एयरबस का नौसैनिक जेट्स बनाने का कोई खास अनुभव नहीं है। लिहाजा डसॉल्ट भारत के सामने खुद को नौसेना और वायुसेना दोनों के तारणहार के तौर पर पेश कर रहा है। भारतीय नौसेना ने बार बार स्पष्ट किया है कि वो 2040 के दशक में आने वाले अपने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन जेट चाहती है। हालांकि दोस्तों, TEDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट भारत की स्वदेशी प्राथमिकता है, लेकिन 6th जनरेशन की नेवल टेक्नोलॉजी भारत के सामरिक भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।
अब यहां पर दोस्तों दूसरी तरफ यूरोप का एक और धड़ा है GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जिसे ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर बना रहे हैं। इसे 2035 तक उतारने का टारगेट रखा गया है, यानी FCAS से पूरे 5 साल पहले। इस प्रोजेक्ट के अंदर गजब की तेजी है। इटली अकेले 8.8 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जापान की तकनीकी ताकत और ब्रिटेन का रोल्स रॉयस इंजन इसे एक अजेय गठजोड़ बनाता है। तो दोस्तों फिर भारत इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ? यहां एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल पेंच फंसा हुआ है। सोर्सेस के मुताबिक ब्रिटेन और जापान ने भारत को GCAP के अंदर शामिल होने का अनौपचारिक न्योता दे दिया है, लेकिन भारत ने इसके अंदर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसका कारण यह है कि GCAP का वर्क शेयर तीनों देशों के बीच पहले ही तय हो चुका है। अगर भारत अब इसके अंदर शामिल होता है तो उसे कोर डिजाइन के अंदर हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि उसे केवल पैसा लगाने वाले एक जूनियर पार्टनर के रूप में देखा जाएगा। मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकती। भारत अब दुनिया का जूनियर पार्टनर बनने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों रोल्स रॉयस और रिलायंस की डील ने एक नया दरवाजा खोल दिया है। इस डील के जरिए भारत बैकडोर से GCAP की इंजन टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के मटेरियल साइंस तक अपनी पहुंच बना सकता है, बिना आधिकारिक रूप से GCAP का हिस्सा बने। दोस्तों यह भारत की कूटनीति का एक मास्टर क्लास है, जो सीधे तौर पर फ्रांस और अमेरिका दोनों को दबाव में ला रहा है। हम बात करते हैं उस $100 बिलियन के सीक्रेट मेगा प्रोजेक्ट की, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों जब यूरोप के दोनों प्रोजेक्ट्स वित्तीय और राजनीतिक संकट से गुजर रहे हैं, तब उन्हें एक ऐसे तारणहार की जरूरत है जिसके पास पैसा भी हो और सैकड़ों विमानों का ऑर्डर देने की क्षमता भी। रक्षा सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक फ्रांस के नेतृत्व वाले FCS प्रोग्राम के अंदर भारत को शामिल करने के लिए आधिकारिक स्तर पर बातचीत शुरू हो चुकी है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन कोलोना के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ताओं में इसका जिक्र हो चुका है और उसकी नींव रखी जा चुकी है। फ्रांस का भारत को ऑफर बहुत ही लुभावना है। फ्रांस का प्रस्ताव यह है कि रिसर्च डिजाइन का मुख्य नेतृत्व फ्रांस के पास रहेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का पूरा ग्लोबल हब भारत को बना दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस $100 बिलियन के प्रोजेक्ट के अंदर 2 नए देशों की गुप्त रूप से एंट्री हो सकती है। बताया जा रहा है कि एक मध्य पूर्व का देश जो भारत और फ्रांस दोनों का करीबी है, और एक दक्षिण पूर्व एशिया का मुस्लिम बहुल देश इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। ये दोनों देश टेक्नोलॉजी के बजाय फंडिंग का बहुत बड़ा हिस्सा लेकर आएंगे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि पैसा कोई और लगाएगा, डिजाइन फ्रांस करेगा और भारत पूरी दुनिया के लिए इन जेट्स का निर्माण भारत में ही करेगा। टाटा एडवांस सिस्टम्स जैसी भारतीय कंपनियां जो पहले से ही राफाल के पार्ट्स और C-295 एयरक्राफ्ट बना रही हैं, इस 6th जनरेशन जेट की ग्लोबल सप्लाई चेन का मुख्य केंद्र बन जाएंगी। यह भारत के रक्षा औद्योगिक बेस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन इस पूरी डील का सबसे खतरनाक और खुफिया हिस्सा है वेरिएबल साइकिल इंजन, जिसे VCE कहा जाता है। दोस्तों यह 6th जनरेशन जेट का वो ब्रह्मास्त्र है जिसके बिना कोई भी जेट भविष्य के युद्ध नहीं जीत सकता। सामान्य तौर पर मिलिट्री टर्बोफैन इंजन्स या तो अत्यधिक ताकत थ्रस्ट के लिए बनाए जाते हैं या फिर कमर्शियल इंजन्स ईंधन बचाने के लिए। लेकिन VCE इंजन उड़ते समय हवा के प्रभाव और बाईपास रेशियो को अपने आप बदल देता है। जब विमान को शांति से गश्त पेट्रोल करनी हो तो यह इंजन एक कमर्शियल प्लेन की तरह कम ईंधन पीकर घंटों हवा के अंदर रह सकता है। लेकिन जैसे ही दुश्मन नजर में आए या फिर डॉग फाइट की नौबत आए, यह तुरंत अपना कॉन्फ़िगरेशन बदलकर एक भयानक हाई थ्रस्ट इंजन बन जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए मख 2 की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दोस्तों आफ्टर बर्नर के टाइम पर इंजन ईंधन को पानी की तरह पीता है, लेकिन सुपर क्रूज कैपेबिलिटी के कारण यह जेट दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर हमला कर सकता है और तेजी से वापस भी लौट सकता है। अब इसके अंदर फ्रांस की सैफ्रन कंपनी के पास हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, एडवांस टरबाइन टेक्नोलॉजी और ब्लेड कूलिंग सिस्टम का शानदार अनुभव है। लेकिन भारत को सिर्फ एक बना बनाया इंजन नहीं चाहिए। भारत की शर्त बहुत स्पष्ट है। भारत को इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट यानी ICD और कोर इंजीनियरिंग डेटा चाहिए। भारत चाहता है कि उसके इंजीनियर्स फ्रांस के इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करें, ताकि भविष्य में भारत अपने स्वदेशी हथियार, अस्त्र, मिसाइलें, उत्तम रडार और अपना खुद का AI मिशन कंप्यूटर इस विमान के अंदर इंटीग्रेट कर सके। बिना सोर्स कोड के 6th जनरेशन का विमान सिर्फ एक उड़ता हुआ कबाड़ है, जिसे बनाने वाला देश जब चाहे तब बंद स्विच ऑफ कर सकता है। भारत ने अतीत में रूस और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हथियारों की खरीद में जो झटके खाए हैं,
उनके सबक लेते हुए अब पूरी तरह टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी यानी तकनीकी संप्रभुता की डिमांड की गई है। इसके साथ ही भारत और फ्रांस कॉम्बैट क्लाउड और रिमोट कैरियर्स के संयुक्त विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भविष्य का युद्ध सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं लड़ेगा, आसमान के अंदर उड़ता हुआ एक भारतीय छठ जनरेशन फाइटर जेट अपने आगे उड़ रहे दर्जनों अनमैन्ड ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा। ये ड्रोन्स दुश्मन के राडार को जैम करेंगे, मिसाइल्स को भटकाएंगे और जरूरत पड़ने पर खुद को कुर्बान करके असली पायलट को बचा लेंगे। ये पूरी व्यवस्था एक सुरक्षित और हैक प्रूफ डिजिटल नेटवर्क से जुड़ी होगी, जिसे कॉम्बैट क्लाउड कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर यह तय करेगा कि कौन सा हथियार किस टारगेट पर मारना है, और यही वो टेक्नोलॉजी है जिसके लिए भारत FCAS के अंदर अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। अब दोस्तों, एक सवाल उठता है कि क्या भारत को चीन को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की भी जरूरत है? तो दोस्तों, चीन J-36 जैसे बड़े स्टेल्थ बॉम्बर पर काम कर रहा है, लेकिन भारत की रणनीतिक सोच बिल्कुल अलग है। एक नया स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बनाने में दशकों का समय लगता है और दसियों बिलियन डॉलर का खर्च भी आता है। भारत का न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु निवारक क्षमता मुख्य रूप से अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल्स और अरिहंत क्लास सबमरीन्स पर निर्भर है। समंदर के अंदर नीचे छुपी हुई परमाणु पनडुब्बियों से हमला करना हवा के अंदर उड़ते हुए बॉम्बर से कहीं ज्यादा सुरक्षित और अचूक माना जाता है। इसके अलावा रफाल Su-30 MKI और भविष्य के एमका जैसे जेट्स लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक हथियारों को लॉन्च करने में सक्षम हैं। छठ जनरेशन के जेट्स अपने साथ लोयल विंगमैन ड्रोन्स के साथ उड़ान भरेंगे तो ये वही काम करेंगे जो एक भारी भरकम बॉम्बर करता है, वो भी बिना राडर की पकड़ में आए और बहुत कम लागत में। लिहाजा भारत का पूरा फोकस भारी बॉम्बर बनाने के बजाय एक फुर्तीली स्टेल्थ और नेटवर्क सेंट्रिक फाइटर फ्लीट तैयार करने पर है। लेकिन तस्वीर का दोस्तों एक दूसरा पहलू भी है जिस पर पूर्व अमेरिकी फाइटर पायलट्स ने भारत को चेतावनी दी है। CW लेमोइन और गोडी जैसे अनुभवी अमेरिकी एविएटर्स का मानना है कि FCAS के अंदर शामिल होना भारत के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है। उनका तर्क यह है कि जब कई देश मिलकर एक फाइटर जेट बनाते हैं तो हर देश की अपनी अलग अलग डिमांड होती है। फ्रांस को कैरियर बेस्ड जेट चाहिए, जर्मनी को लंबी दूरी का इंटरसेप्टर चाहिए और भारत को हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर हिंद महासागर तक मार करने वाला मल्टी रोल जेट चाहिए। इन सभी डिमांड्स को एक ही फ्रेमवर्क के अंदर फिट करना डिजाइन को बहुत भारी और जटिल बना देता है। इससे प्रोजेक्ट लेट होता है और लागत आसमान छूने लगती है। अमेरिकी पायलट्स ने चेताया है कि भारत को ऐसे प्रोजेक्ट का सिर्फ फाइनेंशियल पार्टनर नहीं बनना चाहिए जो यूरोप की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो जाए। भारत ने रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 को बहुत पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। भारतीय वायुसेना रूस के इंजन की क्षमता और उनके स्टेल्थ क्लेम से संतुष्ट नहीं थी, साथ ही रूस टेक्नोलॉजी शेयरिंग के अंदर भी आनाकानी कर रहा था। आज जब चीन अपने J-20 फ्लीट को तेजी से बढ़ा रहा है तो भारत के पास किसी विदेशी प्रोजेक्ट के लिए लेट होने का इंतजार करने का समय भारत के पास नहीं है। लिहाजा भारत की रणनीति बहुत स्पष्ट और आक्रामक है। भारत एक डुअल ट्रैक रणनीति के ऊपर चल रहा है। एक तरफ भारत अपने स्वदेशी एमका प्रोग्राम को मिशन मोड पर डाल चुका है। एमका भारत की सामरिक स्वायत्तता का प्रतीक है, इसे हर हाल में सफल होना है। दूसरी ओर भारत विदेशी छठ जनरेशन प्रोग्राम्स का इस्तेमाल सिर्फ हवाई जहाज खरीदने के लिए नहीं, बल्कि वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए कर रहा है जिसे अकेले बनाने में 30 साल लग जाएंगे। रिलायंस और रोल्स रॉयस की डील भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इस डील ने फ्रांस को यह साफ संदेश दे दिया है कि अगर तुमने भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं दी तो भारत आसानी से ब्रिटिश इकोसिस्टम की तरफ मुड़ जाएगा। एक बार में 17 GCAOCA ब्रिटिश इकोसिस्टम की तरफ मुड़ जाएगा। फ्रांस को अपने प्रोजेक्ट को जिंदा रखने के लिए हर हाल में भारत का पैसा और भारत का बाजार चाहिए। डासॉल्ट और एयरबस दोनों भारत को लुभाने में लगे हैं। आज का भारत 1990 के दशक वाला भारत नहीं है जो हथियारों के लिए विदेशों की शर्तों के आगे झुक जाए। मोदी सरकार की कूटनीति ने दुनिया के सबसे बड़े रक्षा उत्पादकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अमेरिका जो अपने कानूनों का हवाला देकर टेक्नोलॉजी नहीं देता था, आज GE F4 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को मजबूर हो चुका है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस रिलायंस के साथ मिलकर भविष्य के इंजन बना रही है और फ्रांस अपना $100 बिलियन का सीक्रेट प्रोजेक्ट लेकर भारत के दरवाजे पर खड़ा है। और उनमें सबसे कठिन तकनीकों में से एक है आधुनिक एरो इंजन तकनीक। जेट इंजन कोई साधारण मशीन नहीं होता। बाहर से देखने पर वह धातु का एक बेलनाकार ढांचा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जहां अत्यधिक तापमान, अत्यधिक दबाव और हजारों चक्कर प्रति मिनट की गति से घूमने वाले हिस्सों को लगातार काम करना पड़ता है। इंजन के भीतर हवा को संपीड़ित किया जाता है,
ईंधन जलता है और उससे पैदा होने वाली ऊर्जा टरबाइन को घुमाती है। इस पूरी प्रक्रिया में अगर किसी एक हिस्से की डिजाइन, सामग्री या निर्माण गुणवत्ता में छोटी सी गलती भी हो तो इंजन की विश्वसनीयता और प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है टरबाइन ब्लेड। ऐसे ब्लेडों को बेहद ऊंचे तापमान में लगातार घूमना पड़ता है। यही वजह है कि आधुनिक लड़ाकू विमान इंजन के क्षेत्र में विशेष धातु विज्ञान, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, उन्नत कोटिंग, सटीक निर्माण और अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इसीलिए किसी देश के लिए फाइटर जेट इंजन बनाना केवल एक इंजन बनाना नहीं, बल्कि उसके पीछे पूरी वैज्ञानिक और औद्योगिक व्यवस्था तैयार करना है। यही वजह है कि कावेरी कार्यक्रम का इतिहास समझना बेहद जरूरी है। यह कहना गलत होगा कि पुराना कावेरी इंजन सीधे किसी चमत्कार से आज एक पूरी तरह तैयार और प्रमाणित लड़ाकू विमान इंजन बन चुका है। वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। कावेरी कार्यक्रम को तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और तेजस के लिए आवश्यक स्तर का थ्रस्ट हासिल नहीं हो पाया। लेकिन इस कार्यक्रम से भारत ने गैस टरबाइन तकनीक, दहन प्रणाली, टरबाइन कंप्रेसर नियंत्रण प्रणाली और उच्च तापमान वाली सामग्रियों से जुड़ा महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया। यही अनुभव भविष्य की परियोजनाओं के लिए आधार बन सकता है। यानी कावेरी की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल कोई तैयार इंजन बन जाना नहीं, बल्कि उस तकनीकी यात्रा में भारत का आगे बढ़ना है जिसे दुनिया के सबसे कठिन इंजीनियरिंग क्षेत्रों में गिना जाता है। और अब कहानी आती है तेजस की। तेजस भारत के लिए केवल एक लड़ाकू विमान नहीं है, यह भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के विकास का प्लेटफॉर्म है। इसमें भारत ने एयरफ्रेम डिजाइन, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, एवियोनिक्स, रडार, कंपोजिट सामग्री और कई दूसरी तकनीकों में अपनी क्षमता विकसित की। लेकिन इंजन के मामले में विदेशी निर्भरता बनी रही। तेजस के लिए विदेशी इंजन का इस्तेमाल किया गया और यही वह जगह है जहां भारत की रणनीतिक चिंता सामने आती है। क्योंकि किसी भी आधुनिक फाइटर जेट के लिए इंजन की उपलब्धता, उसकी उत्पादन क्षमता और परिचालन क्षमता दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर इंजन की सप्लाई में देरी होती है तो विमान की अंतिम असेंबली प्रभावित होती है। अगर स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई में समस्या होती है तो रखरखाव प्रभावित हो सकता है। और अगर किसी संकट के समय सप्लाई चेन बाधित हो जाए तो उसका प्रभाव सीधे सैन्य तैयारी पर पड़ सकता है। इसलिए भारत के लिए स्वदेशी इंजन सिर्फ आत्मसम्मान का सवाल नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता है। यहीं पर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से जुड़े तेजस इंजन कार्यक्रम का मुद्दा सामने आता है। तेजस मार्क 1A के लिए GEF 404 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और बाद के प्लेटफॉर्मों के लिए अधिक शक्तिशाली इंजन की दिशा में भी भारत और अमेरिका के बीच सहयोग की चर्चा हुई है। उत्पादन और आपूर्ति की समय सीमा को लेकर जब भी देरी सामने आती है तो भारत के लिए यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि क्या लंबे समय तक विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भर रहना उचित है। किसी कंपनी की सप्लाई में देरी का कारण हमेशा राजनीतिक दबाव ही हो, ऐसा कहना सही नहीं होगा। वैश्विक सप्लाई चेन, उत्पादन क्षमता, निर्यात अनुमति, प्रमाणन सामग्री और औद्योगिक प्राथमिकताओं जैसे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन भारत के लिए इससे जो रणनीतिक सबक निकलता है वह बिल्कुल स्पष्ट है। देश को अपनी इंजन क्षमता लगातार मजबूत करनी होगी। लेकिन दोस्तों, यहां एक और बात समझना जरूरी है। भारत को केवल अमेरिका से ही नहीं, बल्कि किसी भी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचना होगा। आज अगर अमेरिका तकनीक देता है तो भारत को उससे सहयोग करना चाहिए। अगर रूस से तकनीक या अनुभव मिलता है तो वहां भी सहयोग हो सकता है। फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप और दूसरे देशों के साथ साझेदारी भी महत्वपूर्ण है। लेकिन साझेदारी और निर्भरता में अंतर होता है। साझेदारी में दोनों पक्ष अपनी क्षमता बढ़ाते हैं, निर्भरता में एक पक्ष दूसरे की सप्लाई पर मजबूर हो जाता है। भारत की रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि विदेशी सहयोग का इस्तेमाल अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाए, अपनी क्षमता को खत्म करने के लिए नहीं। और यही बात तेजस की पूरी कहानी में दिखाई देती है। शुरुआत में भारत को बहुत कुछ बाहर से लेना पड़ा, फिर धीरे धीरे भारत ने डिजाइन करना सीखा, फिर कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाए, फिर एवियोनिक्स विकसित किए, फिर रडार और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में क्षमता बढ़ाई, फिर हथियार एकीकरण की क्षमता मजबूत हुई। अब इंजन की चुनौती सामने है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत कमजोर है, इसका मतलब यह है कि जिस सीढ़ी पर भारत चढ़ रहा है उसकी सबसे कठिन सीढ़ियों में से एक अब सामने है। और अगर भारत इस सीढ़ी को पार करता है तो इस पार कर सामने है, तो इंजन की चुनौती सामने है, दूसरी दो और इंजन की चुनौती सामने है। वो अब 2 सोच रहा है, 200 सीढ़ी को पार कर दिया लेता है तो उसका प्रभाव आने वाले कई दशकों तक दिखाई देगा। दोस्तों, दुनिया के रक्षा बाजार में असली ताकत सिर्फ हथियार खरीदने वाले देश की नहीं होती। असली ताकत उस देश की होती है जो डिजाइन करता है, बनाता है, अपग्रेड करता है और दूसरे देशों को बेचता है। अगर भारत भविष्य में स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ स्वदेशी इंजन भी उपलब्ध करा पाता है तो उसका रक्षा निर्यात बाजार पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन यहां भी हमें अतिशयोक्ति से बचना होगा। भारत रातों रात दुनिया के रक्षा बाजार पर एक छत्र राज नहीं करने वाला। अमेरिका, फ्रांस, रूस,
चीन और कई अन्य देशों के पास दशकों की औद्योगिक क्षमता है। भारत को भी लंबे समय तक लगातार निवेश और तकनीकी सुधार करना होगा। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है वह यह है कि भारत अब केवल खरीदार बने रहने के मॉडल से बाहर निकलकर निर्माता और संभावित निर्यातक बनने की दिशा में बढ़ रहा है। और दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां कावेरी इंजन की कहानी एक पुराने प्रोजेक्ट से निकलकर भारत की नई रक्षा नीति की कहानी बन जाती है। जिस परियोजना को कभी कठिनाइयों के कारण अपने मूल लक्ष्य तक पहुंचने में असफलता मिली थी, उसी परियोजना से निकला अनुभव भविष्य की तकनीक के लिए उपयोगी हो सकता है। भारत ने इस सफर में यह सीखा है कि इंजन बनाना केवल डिजाइन बनाने का काम नहीं है। इसके लिए धातु विज्ञान चाहिए, थर्मल इंजीनियरिंग चाहिए, परीक्षण चाहिए, उत्पादन चाहिए और सबसे बढ़कर धैर्य चाहिए। और अगर भारत इस बार इन सभी क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने में सफल होता है तो आने वाले समय में परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कावेरी कब उड़ान भरेगा। असली सवाल यह है कि क्या भारत ऐसी तकनीकी क्षमता खड़ी कर सकता है जहां अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के डिजाइन के समय इंजन किसी दूसरे देश की अनुमति देखकर तय न करना पड़े। क्या भारत अपनी जरूरत के हिसाब से थ्रस्ट तय कर सकता है? क्या भारत अपने इंजन का नियंत्रण खुद रख सकता है? क्या भारत युद्धकाल में अपने उत्पादन और रखरखाव को जारी रख सकता है? और क्या भारत एक दिन ऐसा विमान बना सकता है जिसमें एयरफ्रेम से लेकर इंजन तक महत्वपूर्ण तकनीक पर उसका अपना नियंत्रण हो? अगर इन सवालों का जवाब हां में आता है तो दोस्तों, यह सिर्फ तेजस की जीत नहीं होगी, यह उस सोच की जीत होगी जिसने दशकों तक तकनीकी प्रतिबंधों, देरी, असफलताओं और आलोचनाओं के बावजूद अपना रास्ता नहीं छोड़ा। कावेरी की कहानी हमें यही बताती है कि किसी परियोजना का पहला संस्करण असफल हो सकता है, लेकिन उससे निकला ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। एक पीढ़ी की असफलता दूसरी पीढ़ी की तकनीक की नींव बन सकती है और यही भारत की असली ताकत है। आज भारत के सामने अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए क्योंकि देश में एरोस्पेस निर्माण का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। निजी कंपनियां रक्षा उत्पादन में प्रवेश कर रही हैं, स्वदेशी सामग्री पर काम हो रहा है, परीक्षण सुविधाएं बढ़ रही हैं और सरकार लंबे समय से आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन पर जोर दे रही है। चुनौती इसलिए क्योंकि इंजन तकनीक दुनिया की सबसे कठिन तकनीकों में से एक है और इसमें शॉर्टकट नहीं चलता। यहां एक गलत डिजाइन वर्षों पीछे ले जा सकता है, एक खराब सामग्री हजारों घंटे के परीक्षण को बेकार कर सकती है, एक छोटी निर्माण त्रुटि पूरे इंजन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आने वाले वर्षों में भारत कावेरी से विकसित तकनीकों, नई पीढ़ी के गैस टरबाइन कार्यक्रमों और विदेशी साझेदारियों से मिले अनुभव को एक साथ जोड़ता है तो तस्वीर बदल सकती है। लक्ष्य केवल एक इंजन बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी क्षमता बनाना होना चाहिए जो अगली पीढ़ी के हर इंजन कार्यक्रम में काम आए। आज अगर भारत 80 किलो न्यूटन के आसपास की श्रेणी में क्षमता विकसित करता है तो कल उससे अधिक थ्रस्ट वाले इंजन की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। और अगर भारत इस पूरी तकनीकी श्रृंखला को मजबूत कर लेता है तो भविष्य में लड़ाकू विमान के साथ साथ ड्रोन, हेलीकॉप्टर और दूसरे प्लेटफॉर्मों में भी इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली परीक्षा अब शुरू होती है। दुनिया भारत से यह नहीं पूछेगी कि आपने कितनी बड़ी घोषणा की, दुनिया पूछेगी कि इंजन कितने घंटे चला, कितनी बार परीक्षण हुआ, कितनी विश्वसनीयता मिली, कितने इंजन बने, कितने विमानों ने उसे इस्तेमाल किया और युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में वह कितना भरोसेमंद साबित हुआ। भारत को इन सभी सवालों का जवाब अपने प्रदर्शन से देना होगा। अगर भारत ऐसा कर देता है तो फिर वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत को लड़ाकू विमान के इंजन के लिए हर बार किसी विदेशी दरवाजे की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यही वह पल होगा जब भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल विदेशी हथियारों की खरीद कम करना नहीं, बल्कि अपनी तकनीकी रीढ़ खड़ी करना होगा। क्योंकि दोस्तों, किसी भी देश की असली सैन्य ताकत उसके पास मौजूद हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि उन हथियारों को बनाने, सुधारने और युद्ध के दौरान लगातार चलाए रखने की क्षमता से तय होती है। तेजस भारत के लिए उसी यात्रा का प्रतीक है और कावेरी उस यात्रा की सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। आज जिस परियोजना पर कभी सवाल उठे थे, वही परियोजना भारत को एक बड़ा सबक दे चुकी है। तकनीक मांगी नहीं जाती, तकनीक बनाई जाती है। आत्मनिर्भरता भाषण से नहीं आती, वह प्रयोगशाला, कारखाने और परीक्षण केंद्र में पैदा होती है। और अगर भारत आने वाले वर्षों में इंजन की इस सबसे कठिन लड़ाई को जीत लेता है तो तेजस सिर्फ भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान नहीं रहेगा, बल्कि वह उस औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बन जाएगा जिसने भारत को विमान बनाने वाले देश से विमान की सबसे कठिन तकनीक बनाने वाले देशों की कतार में पहुंचाने